What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Student Love Army. तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई यार यहाँ पर। ये बात जो है आप लोगों को लाइफ में इंप्लीमेंट कर जब आप लोगों को देखने को मिलेगी, आप लोग प्रैक्टिकल देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि रियलिटी में ऐसा ही हो रहा है हर एक इंसान के साथ में। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है, यानी कि जो भी आप लोग कर्म करते हैं पूरी जिंदगी में, उसको एक रेस्टोरेंट के साथ में कंपेयर किया गया है जहां ऑर्डर देने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि इस रेस्टोरेंट में आप लोग जाकर बैठ जाओ, आप लोगों को वही मिलेगा जिस तरीके का आप लोगों ने कर्म किया है, यानी कि जिस तरीके का आप लोगों ने पकाया है। यानी कि कहने का मतलब ये कि हमारी जिंदगी जैसी चल रही होती है ना यार, वो बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसे काम हम लोगों ने अपने पास्ट में किए हैं। मान लीजिए अब फिलहाल कोई ए पर्सन है, उसकी जो एज है आज के डेट में 25 साल हो चुकी है, तो 25 साल में उसको जो जिंदगी में मिल रहा है वो वही मिल रहा है जो पिछले 25 साल से पहले यानी कि 24 साल में अगर लगा लिया उसने जो भी अपनी जिंदगी में किया है। यानी कि जो भी उसने अपने जो भी कर्म किए हैं, अब वो कर्म उसके हिसाब से अच्छे भी हो सकते हैं, जैसे उसने अपने हिसाब से अच्छे किया होगा सोच समझकर, तो उसी के हिसाब से उसको रिजल्ट मिल रहा है। अगर आज से ही ये इंसान अपने क्रम को चेंज कर दे, आज से ही ये इंसान अपनी चीजों को करने का, चीजों को देखने का तरीका चेंज कर दे, तो इसको उसके हिसाब से उसको रिजल्ट मिलने लगेंगे। वही कहा जाता है कि अपने कर्म जो है अच्छे कर्म करो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि अच्छे कर्म करने वाले को फल अच्छा मिलेगा ही मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे, ये गारंटी है। क्योंकि कर्म जो होते हैं वो आप लोगों को आउटपुट उसी के बेस पर देते हैं, इनके एक तरीके से जैसा जैसा आप लोग करते जाओगे। छोटा सा उदाहरण देता हूं, एक इंसान है जो कि पिछले 6 महीने से प्रॉपर मॉर्निंग में टाइम पर उठता है, अपनी एक्सरसाइज करता है, प्रॉपर एक डाइट लेता है, इसी के साथ में प्रॉपर तरीके से जो भी एक पानी इंटेक यानी कि वाटर इंटेक लेता है और अपनी एक ठीक ठाक नींद लेता है 5 से 6 घंटे की, तो जिंदगी शानदार तरीके से चल रही है। ये इंसान लगभग 6 महीने पहले इसका जो वेट था वो जितना होना चाहिए था उससे 10 किलो ज्यादा था। 6 महीने बाद जो है इसका वेट जो होता है वो बिल्कुल पैटर्न में आ गया, बिल्कुल ठीक वेट हो चुका है। क्यों? क्योंकि एक भी दिन उसने एक्सरसाइज नहीं छोड़ी, एक भी दिन उसने फालतू का कुछ भी सामान नहीं खाया और प्रॉपर वे में अपनी डाइट को मेंटेन करके चलता रहा। एक तो ये इंसान है, एक दूसरा इसका ही दोस्त था, उसने क्या किया, फालतू की चीजें करना स्टार्ट कर दी। मतलब बर्गर खा रहा है, पिज्जा खा रहा है, बाहर घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है, उल्टा सीधा जो भी मन में आ रहा है खा रहा है। वो इससे फिट था 6 महीने पहले और आज की डेट में वो एक फैटी आदमी हो चुका है, उसकी बॉडी पर फैट चढ़ चुका है। तो ये कर्म है दोनों के, उसने 6 महीने पहले कर्म चेंज किया ऐसा हो गया, और इसने 6 महीने कर्म चेंज किए ये ऐसा हो गया। यानी कि दोनों का रिजल्ट जो है वो उनके सामने निकल कर आ गया। ऐसा ही जिंदगी में है। आज से अगर आप लोग चीजों को देखना स्टार्ट कर देंगे, अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी में चेंज लाना स्टार्ट कर देंगे, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आप लोगों को उसका रिजल्ट भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये बड़ी प्यारी चीज लगती है। आप लोगों को जैसा जैसा करना स्टार्ट कर देंगे उसी के हिसाब से आप लोगों को रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अपना प्लान बनाइए, स्टडी कीजिए, प्रॉपर वे में प्रैक्टिस कीजिए, तो आप लोगों को रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर रिविजन नहीं करेंगे, अपना प्लान नहीं बनाएंगे, तो पूरे दिन का ही पता नहीं चलेगा आप लोग कहां से आया और किधर को चला गया। तो ये काफी जरूरी होता है यार एक प्लान को फॉलो करना, अगर जिंदगी में रियलिटी में आप लोग कुछ अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा एक उदाहरण था जो मुझे एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर पता नहीं किस तरीके से आज के डेट में जिंदगी बर्बाद हो रही है। यार जिंदगी बर्बाद किसी की नहीं हो रही है, इंसान जो है अपनी जिंदगी को अपने आप बर्बाद कर रहा है। ठीक है, आज के डेट में कोरोना देख लीजिए आप लोग, ये कोरोना क्या था, मतलब कोरोना किसने सोचा था कि कोरोना आएगा, पर लेकिन इंसानों की हरकतें जिस तरीके से हम लोगों ने की हैं। अभी फिलहाल देखिए, अभी एक आर्टिकल डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों से इन्वायरमेंट के बारे में, किस तरीके से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो ओशन का लेवल बढ़ रहा है, उसकी वजह से लोग मर रहे हैं। तो ये हमारे कर्म ही तो है इस पृथ्वी के ऊपर, जिस तरीके से आज के दिन में हमारी कंडीशन हो गई है। तो अगर हम लोग कर्म सुधार लेंगे आज के दिन में तो चीजें चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी। पर लेकिन हर एक इंसान जो है ये चीज कर नहीं पाता है, क्योंकि वो एक ऐसे कंफर्ट जोन में जा चुका होता है और वहां से उसको रिटर्न आने में दिक्कत होती है। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आज संडे को फंडे बनाते हुए स्टडी डे भी हम लोग बनाएंगे, और इतने सारी विशेष हैं यार, मतलब वो नहीं कहते कि झोली भर के विशेष आई हुई है। और इवन अब भी, अब बर्थडे जा चुका है, अब भी मैं देख रहा था मॉर्निंग में कुछ मेल तो अब भी आ रहे हैं, इसी के साथ में कमेंट आ रहे हैं बहुत सारे। थैंक्स अ लॉट यार, मतलब रियलिटी में आप लोगों ने उन्हें कहते बिल्कुल दिन बना दिया रियलिटी में। ठीक है, एक और छोटी सी बात, आज कोशिश करूंगा कि आज शाम तक जो है आप लोग की जो अक्टूबर की है, ठीक है, अक्टूबर की जो मैंने वीडियो बोली थी, मेरे माइंड में एक डाउट चल रहा था, आप लोगों का एक छोटा सा और रिवीजन करा दो क्या, जिससे मैंने अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तीनों को कंबाइन करके डालूं शाम को, या फिर अक्टूबर की चाहिए, पुराना आप लोग रिवीजन कर लोगे। अगर कंबाइन हो गया तो एक मैराथन टाइप की वीडियो हो जाएगी आप लोगों की, लगभग मुझे लग रहा है 4 से 5 घंटे की। ठीक है, तो उसको 4 बजे लेकर आ जाएंगे,
या फिर आप लोगों को लग रहा है नहीं सर अक्टूबर की ही दे दो, तो देखिए उसको भी देख लेंगे। तो जैसा भी सूटेबल लगे। तो ये एक छोटा सा डाउट था मेरे माइंड में, आप लोग इसके बारे में बताइएगा। तो शाम को 4 बजे आप लोगों को वीडियो देखने को मिल जाएगी। अगर एक मैराथन चाहिए भी लगभग 3 महीने की, ठीक है, तो वो हो जाएगी। और प्रॉपर वे में देखिए आप लोग की जैसे अक्टूबर की वीडियो आएगी तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। इसी के साथ में जैसे ही अप्रैल खत्म होगा अप्रैल की आ जाएगी। तो ये रिसेंटली अभी आप लोगों का 9 महीने का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आगे जो भी होगा पीछे का देख लेंगे कुछ इसी तरीके से, या फिर एक कंबाइन वीडियो लेकर आ जाऊंगा 3 महीने का। तो जैसा मैंने बोला था कि लगभग पूरा 1 साल का आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा करंट अफेयर, तो वो आप लोग कंप्लीट हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, फिलहाल ईपीएफओ का पेपर बन चुका होगा, ठीक है। तो अब यहां से आगे अगर पेपर पोस्टपोन हो रहा है तो मुझे उससे कम ही चांस लग रहे हैं कि उसमें से क्वेश्चन आएगा। पर फिर भी हम तो अपनी वीडियो कंटिन्यूस रखेंगे। और आप लोग जैसे आप लोग की वीडियो जैसे आ रही है अप्रैल की रिवीजन की, ऐसे आप लोग की मई की भी आएगी, ऐसे आप लोग की जून की भी आएगी। तो ये वीडियो आप लोग कंटिन्यू रखनी है। अब क्वेश्चन आए उसमें या ना आए उससे मतलब नहीं हम लोग को। अब पता चला सर घूम गया को नहीं, हम तो ये भी करंट अफेयर उसमें इंक्लूड करेंगे, क्या पता मतलब यूपीएससी के अंदर कौन झांक रहा है, ठीक है। लेकिन चांस ये कि पेपर बन चुका होगा। तो उस तरीके से हमारा प्रोसीजर चलता रहेगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। हर महीने की आप लोगों की जो आगे आते रहेगा उसकी एक कंबाइंड करंट अफेयर की वीडियो आती रहेगी, जो कि आप लोगों को बहुत शानदार फायदा पहुंचाएगी। तो उसको आप लोग जरूर फॉलो करते रहिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। और देखिए जब तक मैं खुद ना बोल दूं मॉर्निंग में वीडियो नहीं आएगी, तब तक मॉर्निंग में वीडियो कंटिन्यूस आएगी। मत सोचिए एक बच्चा बोला कि सर ऐसा लगता है मॉर्निंग में वीडियो नहीं आएगी तो उठ के मैं सो गया। मैंने बोला कहीं पर, मैंने कहीं आप लोगों को नोटिफाई किया कि मॉर्निंग में वीडियो नहीं आएगी। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। संडे में थोड़ा सा डाइल्यूट रख लेते हैं हम लोग लेक्चर, क्योंकि पूरे वीक में एक शेड्यूल चलता रहता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा हल्का सा रख लेते हैं, पर लेकिन जो मॉर्निंग में उठ रहे हैं उनकी एक आदत बनी रहे, ठीक है। तो ये 2 वीडियो आप लोगों को डेली देखने को मिलती है, तो इनको आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए और अपने करंट अफेयर को बिल्कुल एक सही डायरेक्शन में चलाइए। संडे की वीडियो में आप लोग क्विज इसलिए नहीं देता हूं मैं, क्योंकि संडे की वीडियो को इंडिपेंडेंट रखते हैं, ठीक है। जो सैटरडे में क्विज होता है वो आप लोग का मंडे में देखने को मिल जाता है रिवीजन, ठीक है। आप लोग रिवीजन करना चाहते हैं तो खुद से कर लिया कीजिए, क्योंकि पीडीएफ भी आप लोग के पास से पड़ी रहती है टेलीग्राम पर, तो खुद भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। एक और बात जो मैंने आप लोगों को बोला था, आप लोग की जो फंडामेंटल राइट की जो पीडीएफ बची हुई है, ठीक है, तो वो मुझे मिल गई है। तो फंडामेंटल राइट की पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, ठीक है। तो जिनके द्वारा वो सारी पीडीएफ लगाई गई थी उन्होंने ये वाली पीडीएफ भी शेयर की, तो थैंक्स लॉट डियर, जिस तरीके से आपने काम किया। तो सारी पीडीएफ आप लोग की वहां पर इकट्ठी मिल जाएंगी आप लोग की टेलीग्राम पर। #पॉलिटी जाकर आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को वहां पर सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, उसमें जाकर फिर डाउनलोड कर लेना और रिवीजन अच्छे से करते रहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डे के बारे में यहां पर बात करेंगे। ये बात की जा रही है वर्ल्ड मलेरिया डे के बारे में। मलेरिया एक मच्छर जनित बीमारी होती है जो कि आज की डेट में काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलते हैं, खासकर गर्मी जब आती है। तो 25 अप्रैल 2021 में अब हम लोग यहाँ पर ये वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बेसिक पर्पज यार ये होता है कि किसी भी बीमारी के बारे में सेलिब्रेट करने का, ताकि उस बीमारी को रोका जा सके, वो बीमारी आगे न बढ़े, उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो ये इसका बेसिक पर्पज होता है। 2008 में पहली बार जो डे था वो सेलिब्रेट किया गया। और ये आज की डेट में अगर बात करें, जैसे कि अफ्रीकन मलेरिया आप लोगों को देखने को मिल रहा है। देखिए अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके के मच्छर पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसकी तरीके से बीमारी भी देखने को मिलती है। और जो यहाँ पर अभी जो अफ्रीकन मलेरिया जो हम लोग देखते हैं, ये 2001 में ये यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया कि हाँ ऐसा भी कुछ है, ठीक है। तो इसी के साथ में अगर बात करें, 60th सेशन था यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 2007 में, जब उनके द्वारा बोला गया कि यहाँ पर एक तरीके से अफ्रीकन जो मलेरिया है, तो उसके बेस पर यहाँ पर डे देखने को मिला। और फिर आगे चलकर इसको वर्ल्ड मलेरिया डे नाम बना दिया गया। यानी कि स्टार्टिंग में इसको अफ्रीका मलेरिया बोला गया, क्योंकि अफ्रीका से चीजें निकल कर आई, ठीक है। फिर आगे देखने को मिला मलेरिया की बीमारी तो हर एक कंट्री में देखने को मिलती है। आज के डेट में अपनी कंट्री में देख लो मच्छर कितने ज्यादा हैं, ऐसा लगता है सर पे नहीं घूमते हो, छत्ता सा अगर आप लोग कहीं पे जाते हैं पूरे सर पे, मान लीजिए सर है तो यहाँ पर आप लोग को मंडराते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो फिर यहाँ पे पहुंच जाएंगे, देखा है वो ऐसा लगता है उठा के ले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल छत्ता सा बनाकर सर पे घूमते हैं। तो कंडीशन देखने को मिलेगी आप लोगों को। थीम जो है वो बात की जा रही है, ये बेसिकली रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। देखिए मलेरिया भी एक ऐसी बीमारी हो गई, कई बार ये जब आती है तो कई सारे लोगों की जान लेकर चली जाती है। तो बात सीधी सीधी ये की जा रही है कि हम लोग को एक ऐसा टारगेट रीच करना है ताकि ये मलेरिया की बीमारी को हम लोग कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो ये है यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो कि आप लोग याद रखेगा। बाकी देखिए यार ये बताना जरूर, जो मैंने आप लोगों से पूछा है कि अगर आप लोगों को लगता है कि 3 महीने की वीडियो डाल दूं तो वो भी डाल दूंगा, एक पिछले का भी रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। वरना तो ये वाली तो आप लोगों की अक्टूबर की शाम तक आ जाएगी, ठीक है। 4 बजे 4 या 5 बजे आप लोगों को मैं प्रीमियर लगा दूंगा, तो उसके हिसाब से आप लोग देख लेना, ठीक है।
आगे बात करते हैं। और हाँ, अगर किसी को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो यार, वहां पर आप लोगों के लिए सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, टेलीग्राम पर जो भी वीडियो डालता हूं उसका लिंक मैं पोस्ट कर देता हूं, तो कोई वीडियो आप लोगों की नहीं छूटेगी। शॉर्ट न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट जो जो बाइडन है, अभी यूएसए के प्रेसिडेंट ही आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो इनके द्वारा अभी फिलहाल अपना पैटर्न जो है वो खासकर जो अफगानिस्तान से अपना विड्रॉ करना था, अफगानिस्तान में पहुंचे थे ये लगभग 2001 के टाइम पर। तो जब 2001 में अफगानिस्तान में पहुंचे तो इनका ये था कि तालिबान को वहां से हटाएंगे, तालिबान को हटाने के बाद में ये नॉर्मल सिचुएशन करेंगे वहां पर क्रिएट, ताकि अफगानिस्तान की एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पर काम कर सके। पर लेकिन देखिए, हर एक इंसान जैसा सोचता है लाइफ में वैसा होता नहीं है, क्योंकि अगर वो उस पैटर्न को प्रॉपर वे में फॉलो करेगा तो ही चीजें सुधरेंगी। पहले यहाँ पर ये जो तालिबान आज की डेट में है, ये बनाया हुआ भी कहीं ना कहीं यूएसए की सपोर्ट से ही है। उस टाइम पर यूएसएसआर हुआ करता था अफगानिस्तान में, तो उसको वहां से भगाने के लिए उन्होंने तालिबान को सपोर्ट किया। अब सांप को दूध पिलाएंगे तो तुमको भी काटेगा, गलत काम करेगा ना इंसान, उसकी लाइफ में खुद भी उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो इसी के चलते यहाँ पर फिर जब वो पनपने लगा और काफी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और यूएसएसआर वहां से चला गया, फिर अब ये बोले कि हम लोग इसमें तालिबान को खत्म करेंगे, पर लेकिन उसने अपनी इसी जड़ जमा ली कि इनके तहत वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो जो बाइडन जो है उनके द्वारा बोला गया कि 9/11 का जो अटैक हुआ था सितंबर के महीने में, तब तक क्या करेंगे अब ये अफगानिस्तान से अपने ट्रूप जो हैं वो इनको वापस लेंगे। 9/11 का अटैक जो था यहाँ पर, ये जो इनकी जो बिल्डिंगें थी तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर थे, इनमें से इन्होंने हवाई जहाज निकाल दिया था यहाँ पर जो बेसिकली आतंकवादी थे। ठीक है, तो उसके चलते यूएसए ने फिर क्या किया, अपना जहां जहां पर भी आतंकवाद है उसको खत्म करने की बात की। उसके चलते इनके द्वारा अफगानिस्तान में भी एंट्री की गई। तो अफगानिस्तान में जो एंट्री है वो काफी लंबे समय से, आप लोग देख सकते हैं पूरे 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं 2021 में, तो उसको ये वापस लेना चाहते हैं यहाँ से। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि 1 मई को हम लोग वापस लेकर चले जाएंगे, पर लेकिन वो इनकी चीजें जो थी वो पॉसिबल नहीं हो पाई। ठीक है, इनके द्वारा बात की गई थी तालिबान के साथ में डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा, और बोला गया यार देखो तुम अलकायदा को अपने यहाँ पनपने नहीं दोगे, और एक तरीके से जो अफगानिस्तान की प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके साथ में पावर शेयर करोगे। यानी कि तालिबान के हाथ में पावर दे दी कि तुम अफगानिस्तान के साथ में पावर शेयर करो, यानी कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ में पावर शेयर करो। होना क्या चाहिए कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को बोलो कि यार थोड़ी बहुत पावर तालिबान को भी दो, होना वो चाहिए था, पर लेकिन पूरी अथॉरिटी उन्होंने तालिबान के हाथ में दे दी। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, तालिबान इनके साथ में बात भी कर रहा है और अटैक भी कर रहा है, कह रहा है कि अटैक नहीं रोकूंगा मैं, तुमको जो करना है कर लो। तो कितना ज्यादा ताकतवर तालिबान यहां पर हो चुके हैं वो आप लोग इससे समझ सकते हैं कि यूएसए को घुटने टेकने पड़ रहे हैं उसकी मांग के सामने। आज की डेट में यूएसए के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर यूएसए के लगभग 2,500 से 3,500 तक ट्रूप्स हैं इनके। ठीक है, प्लस नेटो के मेंबर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूरोपियन यूनियन की एक बेसिकली यूरोप की और नॉर्थ अमेरिका की ये सब एरिया की एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लगभग 8,000 के करीब मेंबर है। तो ये जो सारे मेंबर हैं यहाँ पर, ये अब बोला जा रहा है कि ये सारे यहाँ से विड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे। यूएसए और नेटो ये काम क्या करते हैं, ये अफगानिस्तान की मिलिट्री को बेसिकली ट्रेन करते हैं, ताकि अगर कोई दिक्कत होती है तो तालिबान को कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं। तो इसी की वजह से तालिबान थोड़ा बहुत वहां पर डर कर रहता है। पर लेकिन पिछले 20 सालों में जिस तरीके से कंडीशन अभी देखने को मिल रही है, और यहाँ पर ये सितंबर के महीने में जब अटैक भी किया गया अलकायदा के द्वारा यूएसए के, वो एक हाईजैक एयरलाइनर था जिसके तहत इन्होंने काफी लार्ज स्केल पर ये कंडीशन देखने को मिली। तो यहां पर यूएसए के अंदर एक प्रॉब्लम निकल कर आई। तो अभी फिलहाल जो बाइडन जो है इस इंसिडेंट को ध्यान में रखते हुए बोल रहे हैं कि यहां से इसी टाइम तक जो है अपनी जो फोर्स है वो विड्रॉ कर लेंगे, पर लेकिन प्रोसीजर जो है वो 1 मई से स्टार्ट हो जाएगा। तो अप्रैल चला गया, तो इसीलिए बात की जा रही है बार बार कि मई आने वाला है। तो यहां पर तालिबान बार बार ये बोलता है कि अगर तुम अपने किए गए वादे से मुकर करते हो तो फिर मैं देखो क्या हरकतें करता हूं। तो बार बार इनको थ्रेट भी देता है, डराता भी है। ठीक है, और ये डरते भी हैं क्योंकि वो आज के दिन पावरफुल है और इनकी बेइज्जती हो रही है। तो देखिए कई बार इंसान ना अपने ही द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाता है। तो यहां पर अभी यूएसए की वही कंडीशन देखने को मिल रही है। जो तालिबान इसने क्रिएट किया था यूएसआर को भगाने के लिए वहां से, वो यूएसआर चला गया और आज के दिन में ये खुद ही उसके जाल में फंस कर रह गए। तो बिल्कुल सही डायलॉग है कि सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए। ठीक है, तो ये है यहां पर बात। आइए आगे चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारी कंट्री में एक सेंट्रल बैंक है, उसके द्वारा अभी रिसेंटली रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी RRA, ये यहां पर इसका सेकंड वर्जन बनाने की बात की जा रही है, जो कि रिव्यू करेगी इंटरनल और इसी के साथ में कंसल्ट करेगी जो स्टेक होल्डर है उनके साथ में, ताकि सिचुएशन को सुधार कर रखा जा सके। डिप्टी गवर्नर जो है जिनका नाम है यहां पर M राजेश्वर राव, तो M राजेश्वर राव जो है उनको अपॉइंट किया गया इसका हेड, जो कि रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी है 2.0 इसका। और इसी के चलते यहां पर ये जो सेटअप किया जा रहा है पीरियड 1, जो बेसिकली यहां पर इनका 1 ईयर फ्रॉम 1 मई, यानी कि जब से यहां पर ये तालिबान के साथ में जूझ रहे हैं उसी दिन हमारी कंट्री में ये स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, तो अनलेस इसको एक्सटेंड नहीं किया जाता है तो ये 1 साल का रहेगा, उसके बाद में देख लेंगे। ये फोकस ये रहेगा किस तरीके से रेगुलेट करना है।
ठीक है, एक तरीके से इंस्ट्रक्शन देनी है, रिड्यूस करना है जो भी दिक्कत है बर्डन रेगुलेटरी के, ठीक है, ताकि सिंप्लीफाई किया जा सके प्रोसीजर। देखिए आरबीआई को एक रेगुलेटर की तरीके से देखा जाता है, कोई भी दिक्कत आती है बैंकिंग सिस्टम के अंदर तो आरबीआई की गर्दन पकड़ी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कि क्या कर रहे हो, इन्फ्लेशन टारगेटिंग दिया, इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया, क्या कर रहे हो। तो इस तरीके से आरबीआई को जो है थोड़ा सा एक कंट्रोल में काम करना होता है, क्योंकि उसको जवाब देना होता है। जैसे इन्फ्लेशन मॉनिटरिंग करने वाली कमेटी बनाएगी कि इन्फ्लेशन आप लोगों को 4+-2 इनके 2 से लेकर 6 के बीच में रखना है। तो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का टारगेट ये है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करो जब तक कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन नहीं बनती है, यानी कि देश के अंदर कुछ बुरी हालत नहीं हो जाती है, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल लेवल पर कोई बुरी हालत नहीं हो जाती है, फिर मानसून बर्बाद नहीं हो जाता है। तो तब यहां पर आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा कुछ कि हाँ बाल ये तुम्हारे हाथ की बात नहीं थी, ठीक है। पर लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में अगर यहाँ पर मॉनसून सही है, इंटरनल सारी चीजें सही चल रही हैं, एक्सटर्नल भी सारी चीजें लगभग सही चल रही हैं, और आप लोग फिर भी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो फिर देखिए फिर सोचने वाली बात है, ठीक है। तो उसी के चलते ये चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। ओके, तो इसके बारे में याद रखिएगा 2016 में मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी, अभी 2021 में उसके 5 साल पूरे हो गए थे और 31 मार्च तक अभी उसको 1 अप्रैल से एक्सटेंड कर दिया गया और 5 साल के लिए, यानी कि अब 2026 तक उसका टाइम रहने वाला है। और टारगेट भी फिर से यही दे रखा है कि टारगेट आप लोग को यही रखना है, ठीक है। तो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी को हेड कौन करता है ये आप लोगों को पता ही है, एक बार रिविजन कर लीजिए, बताइए। और मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक एक्ट है जिसके हिसाब से बनाई गई थी, वो एक्ट कौन सा है ये भी बताइए। तो बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, रिविजन कर लीजिए थोड़ा सा और एक बार उसको रिकॉल कर लीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। नॉर्मली वर्चुअल करेंसी का नाम सुना आप लोगों ने बिटकॉइन, और इसी के साथ में यहां पर इथेरियम, ठीक है। तो ये जो वर्चुअल करेंसी है, ठीक है, तो अभी बात की जा रही है जस्ट एज वर्चुअल करेंसी, ये दो हैं। अभी एक और वर्चुअल करेंसी देखने को मिली है जिसका नाम है डॉग कॉइन, ठीक है, DOGECOIN। जो डॉग कॉइन जो है यहाँ पर ये स्टार्ट की गई थी 2013 में। तो इंटरनेट पे एक तरीके से सारी करेंसी ये डिजिटल करेंसी है, ठीक है, आप लोग इनको टच नहीं कर सकते। जैसे नॉर्मली रुपी लेकर घूमते ना आप लोग पर्स में, मेरे पास में इतना पैसा है, ठीक है, वो वाला कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। तो बेस्ड ऑन डॉग जो मीन्स का मतलब होता है फन, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव क्रिएट किया गया था बिटकॉइन का। ये लग रहा था चलो यार जैसे ऐसे नहीं कि मजे मजे में हम लोगों ने कोई काम स्टार्ट कर दिया कि चलो यार हम अपनी जॉब तो कर ही रहे हैं, साइड में छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। बिजनेस क्या होगा वो डिसाइड कर लेंगे। तो एक मजे मजे में कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, पता चला जो मजा लेना स्टार्ट किया था वो मजा था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। रीजन क्या होता है, जो भी काम इंसान मजे में करता है ना उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट उसका आया रहता है, ठीक है, उसको वो खेल लगता है क्योंकि ऐसे ही स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखिए, तो ये सारी जो चीजें होती हैं उसमें इसका इंसान का जो इंटरेस्ट अगर उसमें होता है, यानी कि मजा आ रहा है इंसान को उस काम को करने में, तो काम खेल बन गया। जब काम खेल बन गया तो फिर वो चीजें बढ़ जाती हैं। तो ये मजे मजे में स्टार्ट की गई थी ये जो बेसिकली करेंसी थी, और इसकी वैल्यू आज के डेट में बढ़कर 34 बिलियन हो चुकी है, जो कि एक ह्यूज वैल्यू है जो ये करेंसी है। 2013 में जब स्टार्ट की गई थी यहाँ पर ये, तो स्टार्ट की गई थी बिली मार्कस और इसी के साथ में जैक्सन पाल्मर के द्वारा, ठीक है। तो ये दो पर्सनैलिटी है जिनके द्वारा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे ये क्रिएट किया गया था कि बिटकॉइन का भी कोई ऑल्टरनेटिव होना चाहिए यार। तो ये आज के डेट में ऑल्टरनेटिव जो है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है, जबकि बिटकॉइन जो है वो फिक्स वैल्यू है उसकी 21 मिलियन, ठीक है। उसकी फिगर एस्टिमेट कर दी गई थी फिक्स कि 2040 तक यहाँ पर इस तक पहुंचेगा ये, जबकि ये क्या है 34 बिलियन तक पहुंच चुका है इसकी वैल्यू, जो यहाँ पर अभी ये जो बेसिकली डॉग कॉइन अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो डॉग कॉइन जो है वो यहाँ पर अभी ये 34 बिलियन तो अभी इसकी वैल्यू देख चुकी है, और ऑलरेडी मोर देन 100 बिलियन ये एग्जिस्टेंस में है। तो इसका मतलब ये कि जो मजे मजे में काम स्टार्ट किया था वो काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये तो आरबीआई हो गया और ये आप लोगों को डॉग कॉइन, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग है, देखिए इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी काम अगर आप लोग करना है ना तो थोड़ा सा उसको इंटरेस्ट लेकर करना स्टार्ट कर दीजिए, वो काम ऐसा हो जाएगा कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं कि दिल लगाकर काम करो, तो वो दिल यहाँ पर दिख जाता है जब काम में लगता है। तो काम कोई भी हो दिल लगाकर करिए, ठीक है। आगे चलते हैं, बड़ी ही प्यारी न्यूज है, ये बात की जा रही है इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। तो यहां पर जो बात की जा रही है इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बात की जा रही है। इंडो और पैसिफिक का मतलब क्या है, ये हो गया यहाँ पर पैसिफिक ओशन, ठीक है, वो ये हो गया पैसिफिक ओशन। तो यहां पर आप लोग देखिए पूरा, और ये हो गया इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को मिलाकर कि इस एरिया में कैसे काम करना है, इसका नाम रख दिया गया इंडो पैसिफिक ओशन। पर लेकिन नॉर्मली क्या बोला जाता था, एशिया पैसिफिक बोला जाता था, क्योंकि एशिया वाला रीजन हो गया ये और पैसिफिक वाला रीजन हो गया ये, तो इससे सब खुश रहते थे। पर लेकिन फिलहाल जो है ये जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए और शिंजो एबे थे जापान के प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा चाइना को चिढ़ाने के लिए इसका नाम इंडो पैसिफिक रखना स्टार्ट कर दिया इंडियन ओशन के नाम पर। तो चाइना इससे चिढ़ता है आज की डेट में भी, ठीक है। और इवन रसिया जो है वो भी ये बोलता है कि आप लोग जब जब इंडो पैसिफिक यूज करते हो
तो इससे तुम्हारे और चाइना के रिलेशन और ज्यादा खराब होंगे। तो ऐसे कमेंट अभी रशिया के जो एम्बेसडर थे उनके द्वारा किए गए। यूरोपियन यूनियन के द्वारा अभी अपना एक प्लान अप्रूव किया गया जिसमें ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी अपनी लेकर आगे चल रहे हैं कि कैसे इस पर्टिकुलर रीजन में इनको कोऑपरेट करना है। तो ये इनका प्लान चल रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में है। तो समझते हैं इसके बारे में बेसिकली आखिर चक्कर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल जो ये पर्टिकुलर यूरोपियन यूनियन है उसमें टोटल मिलाकर 27 मेंबर है, ये याद रखना, ठीक है। पहले इसमें 28 मेंबर हुआ करते थे, पर लेकिन ब्रेक्जिट हुआ तो ब्रिटेन बाहर निकल गया, तो 27 मेंबर यहाँ पर रह गए। तो 27 मेंबर का जो यूरोपियन यूनियन ये ग्रुप है ये इंडो पैसिफिक रीजन के लिए अपना एक फोकस लेकर आ रहा है, जिसमें ये यहाँ पर कोशिश करेगा कि उन कंट्री के साथ में अच्छे रिलेशन बनाए जाए जिसकी अच्छी खासी डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट को सही फॉलो करके चल रहे हैं, रूल ऑफ लॉ जो है इंप्लीमेंट किया जाता है, यानी कि एक सही तरीके से पैटर्न फॉलो करते हैं और इंटरनेशनल लॉ को भी मानते हैं। तो यहाँ पर ये अपनी जो है एक पैटर्न फॉलो करके चलेंगे। तो इंडो पैसिफिक रीजन में यहाँ पर ये ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेकर ये पैसिफिक आइलैंड तक बेसिकली यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर अफ्रीका हो गया ना यहाँ पर ये, ठीक है, और पैसिफिक आइलैंड आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे कई सारे, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अगर बात की जाए यूरोपियन यूनियन जो है उसके द्वारा जो पेंडेमिक का इंपैक्ट है आज के दिन में उसको भी कम करने की बात की जा रही है, क्योंकि कोविड-19 ने तो देखिए यार ऑल ओवर वर्ल्ड को बिल्कुल घुटनों पर रख दिया लाकर, ठीक है। तो उसको कैसे टैकल करना है, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल जो इकोनॉमिक जो बेसिकली रिकवरी होनी है। इंक्लूसिव मतलब सबको साथ में लेकर चलना है, यानी कि इंक्लूसिव होना चाहिए, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो। सस्टेनेबल मतलब क्या है, चीजें इतना यूज करो ताकि आने वाली जनरेशन के लिए भी छोड़ दो, यानी कि पेड़ काटो तो पेड़ लगाओ भी, तो सस्टेनेबल। तो इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ये सोशियो इकोनॉमिक रिकवरी करने की बात कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की जो अप्रोच है वो यहां पर बेसिकली रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर मेंटेन रखने की है, ताकि सब जो लोग हैं, ऐसा ना कि कोई एक कंट्री अपनी दादागिरी दिखा रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही कंट्री कोई मजे ले रही है। ओपन एंड फेयर इन्वायरमेंट होना चाहिए ट्रेड में कि सबको फायदा हो सके, ठीक है। रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए, ये भी एक अच्छा तरीका है जिससे कि चीजें नॉर्मल बनी रहती हैं। स्ट्रेंथ करना है, रेजिलियंस, ये भी सही तरीका है। रेजिलियंस एक तरीके से होना चाहिए, लचीलापन थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है बिल्कुल कट्टरपंथी की अप्रोच चल रही है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है, सपोर्ट करना है कनेक्टिविटी विद यूरोपियन यूनियन। तो ऑन जो यहाँ पर ट्रेड है उसके बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और जो न्यूजीलैंड है उसके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के भी ये मूड में है, क्योंकि जब से यूके बाहर निकला है तब से यूरोपियन यूनियन पर भी एक काफी अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ा है, जो कि एक पावरफुल कंट्री था यूरोपियन यूनियन के अंदर में। आगे यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट इन्वेस्टमेंट विद चाइना, ये थोड़ा सोचने वाला है। वैसे तो ये कह रहे हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं, ये इंटरेस्टिंग लगा कि हम लोग डेमोक्रेसी के ऊपर फोकस करेंगे, ह्यूमन राइट के ऊपर फोकस करेंगे, रूल बेस जो बेसिकली ऑर्डर होगा सब फोकस करेंगे, इंटरनेशनल लॉ को मेंटेन करेंगे। चाइना तो इसमें से कोई सा भी नहीं मानता है, चाइना की तो हरकतें सारी जगह खराब है, पर फिर भी यहाँ पर इसके साथ में रिलेशन अच्छे हैं। आप लोगों ने देखा होगा ताकतवर कोई लोग है ना आज के में सोसाइटी में, उसके साथ में सब अपने अच्छे रिलेशन देखने को मिलते हैं। एक साइड में कोई एक रिक्शे वाला है, ठीक है, और एक साइड में कोई यहाँ पर एक मर्सिडीज वाला है, तो मर्सिडीज वाले के साथ में सब अपने रिलेशन अच्छे रखने की कोशिश करेंगे और रिक्शा वाले को दुत्कारते हुए नजर आएंगे। ये एक क्रूड सत्य है सोसाइटी के अंदर जो आप लोग को देखने को मिलेगा। चलिए जो भी है तो इसके बारे में एक आइडिया रखिएगा। तो चाइना के साथ में रिलेशन अच्छे करें और इंडिया के साथ भी अपने डीप रिलेशन करने की बात की जा रही है। तो इसके चलते जो पार्टनरशिप है इस एरिया में, तो सिक्योरिटी और डिफेंस को एड्रेस किया जाएगा। इसी के साथ में जो भी गलत प्रैक्टिस हो रही है साइबर एक्टिविटी को लेकर उनको सुधारा जाएगा। डिस इन्फॉर्मेशन या फिर गलत इन्फॉर्मेशन को चेक किया जाएगा। टेक्नोलॉजी, टेररिज्म, ये एक तरीके से जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उनको चेक किया जाएगा। इसी के चलते यहाँ पर जो ज्योग्राफिक स्कोप है यहाँ पर CRIMARIO, यानी कि क्रिटिकल मैनेजमेंट जो रूट है सेकंड उसको फोकस करेंगे, इनके इंडियन ओशन और इनटू साउथ एंड द जो सदर्न एशिया है उसमें कैसे चीजों को लेकर चलना है। कंट्रीब्यूट करेंगे सी लैंड कम्युनिकेशन विद यूरोपियन यूनियन ताकि एक कनेक्टिविटी बनाई जा सके। यूरोपियन क्रिटिकल मैरीटाइम जो रूट है वाइड जो इंडियन ओशन के अंदर में यहाँ पर जिसको CRIMARIO बोला गया, ठीक है। बेसिकली याद रखिएगा, आप लोगों से कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो इसको बोला गया यहाँ पर क्रिटिकल मैरीटाइम रूट वाइडर इंडियन ओशन, ठीक है। तो ये जो लॉन्च किया गया था 2015 में लॉन्च किया गया था, तो यहाँ पर इंप्रूव करने के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी, ठीक है। इसी के साथ में सेफ्टी, इनके सेफ्टी और सिक्योरिटी, क्योंकि सारा व्यापार आज के लिए मैक्सिमम समुद्र के रास्ते होता है, तो किसी के जहाज पर अटैक हो रहा है, उल्टी सीधी रखत हो रही है, उसको रोका जाए। पर्टिकुलर फोकस है किस तरीके से जो कंट्री है, ठीक है, एक तरीके से पर्टिकुलर फोकस है कि सेलेक्ट करना है कंट्री को, और जो भी यहाँ पर ईस्टर्न अफ्रीकन वाले एरिया में जो आर्कियोपेलिगो है, यानी कि जो एक तरीके से जो ग्रुप है यहाँ पर बेसिकली एक ऐसा ग्रुप जो कि आइलैंड का ग्रुप है, उनके साथ में कैसे काम करना है। तो मैरीटाइम सिचुएशन अवेयरनेस भी फैलानी है ताकि यानी कि चाइना की तरीके साउथ चाइना सी तो बस मेरा है, तो वो वाली हरकतें नहीं होनी चाहिए। तो उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो अच्छी न्यूज थी यहाँ पर, अगर कुछ लिखने के लिए भाई पर्टिकुलर रीजन के बारे में तो एक मोटा मोटा आइडिया रखेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेशनल न्यूज के बारे में बात करते हैं। ये जो नेशनल न्यूज है यहाँ पर बात करिए रेस्पॉन्स के बारे में। आप लोग बोलेंगे रेस्पॉन्स क्या है, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए।
तो रेस्पॉन्स एक तरीके से रिसर्च स्पॉन्सर प्रोग्राम आप लोग बोल सकते हैं। रिसर्च स्पॉन्सर प्रोग्राम क्या है अभी समझते हैं। हमारी कंट्री की स्पेस एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूएसए की नासा हमारी इसरो, तो इसी तरीके से यहाँ पर जो कोई भी स्पेस का काम होता है ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो इसके द्वारा बोला गया कि आज की डेट में जो भी, जैसे अभी इनके द्वारा जो स्पेस टेक्नोलॉजी सेल है आईआईटी दिल्ली की, उसको सपोर्ट करने की बात की जा रही है। उसके 8 जो ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट है इनके साथ में, तो इसरो के द्वारा ये बोला गया कि एक्सटेंड किया जाएगा सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए, और इसको रेस्पॉन्स प्रोग्राम के तहत काम करेंगे इसरो, यानी कि रेस्पॉन्स प्रोग्राम जो इनका है उसके तहत ये काम करेंगे। तो इसरो जो है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया रेस्पॉन्स प्रोग्राम, जिसको रिसर्च स्पॉन्सर प्रोग्राम बोलते हैं 1970 से। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप लोग बोले कि सर हमको अपने वाले एरिया में कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करना है, ठीक है, तो इसके चलते जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए बुक्स वगैरह प्रोवाइड करा दी जाए, ठीक है, इसी के चलते उनके लिए बैठने का कुछ प्रोग्राम किया जाए, ठीक है, ताकि उनके लिए कपड़े वगैरह थोड़े प्रोवाइड करा दिए जाए, तो उसके चलते एक सपोर्ट प्रोवाइड करा जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक तरीके से एक प्रोग्राम आप लोग चला रहे हैं और मैं बोलूं ठीक है चलो इसको थोड़ा सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जितना मेरे से हो पाता है उस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक तरीके से इसरो ऐसा काम करता है, एनकरेज करता है पार्टिसिपेट करने के लिए, कंट्रीब्यूशन रहता है स्पेस के फील्ड में जिनका उनको, और फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो इसरो प्रोवाइड कराता है, ठीक है, ताकि रिसर्च वगैरह कंडक्ट कराया जा सके, डेवलपमेंट जो भी है स्पेस साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी या फिर एप्लीकेशन इन एकेडमिक इंस्टीट्यूट इन इंडिया, तो ताकि हमारी कंट्री में जो यूनिवर्सिटीज वगैरह है वहां भी एक माहौल बना रहे एक अच्छा काम करने का। तो ये काम इसरो के द्वारा किया जाता है। तो इसरो का फ्लैगशिप प्रोग्राम है प्रमोट करने के लिए जो भी रिसर्च है पर्टिकुलर स्पेस के फील्ड में, और वो भी जो स्कूल जो यूनिवर्सिटीज वगैरह होती है, स्कूल तो खैर क्या ही होगा, जो भी बेसिकली आईआईटी दिल्ली जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज वगैरह होती है, तो एक तरीके से यहां पर क्या होगा, एकेडमिक बेस बढ़ेगा हमारी कंट्री का, ह्यूमन रिसोर्स हम लोग डेवलप कर पाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, जब अच्छी हेल्थ और अच्छी एजुकेशन इंसान को दी जाती है तो उसको अच्छी फिर स्टडी भी कर पाएगा वो, और आगे चलकर वो इंप्लॉयमेंट करेगा, ठीक है, एक तरीके से अच्छा माहौल बनेगा देश के अंदर में। तो ह्यूमन को कैपिटल की तरीके से यूज करने लगते हैं, तो ये रिसोर्स को ढंग से यूटिलाइज करने की बात की जा रही है, ठीक है, तो ये भी सही रहेगा। तो इसी के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर डेवलप होगी। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है ये सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे स्पेस प्रोग्राम के लिए। तो इंडिया जो है ये अभी रिसेंटली पता है आप लोगों को गगनयान की बात की जा रही है हमारी कंट्री में, तो इसको भी सपोर्ट किया जा रहा है। तो कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है इंडिया जो है काम कर रहा है। इसी के साथ में एम्बिशियस जो प्रोजेक्ट है कंट्री के अंदर डीप स्पेस मिशन, तो इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें तभी इंफॉर्मेट हो पाएगी, अच्छे से इंप्लीमेंट हो जा पाएगी जब हम लोग ढंग से काम करें। यहाँ पर रेस्पॉन्स जो है ये ऑल्सो पार्टिसिपेट करेगा नेशनल मिशन लाइक इम्प्रिंट। इम्प्रिंट का मतलब होता है यहाँ पर ये बेसिकली इन प्रैक्टिसिंग रिसर्च इनोवेशन इन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो ये प्रोग्राम है यहाँ पर। तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि इम्प्रिंट बोला जाता है। इसी के साथ में उच्चतर आविष्कार योजना है हमारी कंट्री में, यानी कि उच्च लेवल पर आविष्कार करना, तो ये भी यहाँ पर अच्छे प्रोग्राम है। तो ये कुछ चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो एक मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं। स्टेट की न्यूज है यहाँ पर नेक्स्ट आप लोगों के सामने। ये जो बात की जा रही है ये डिस्क फुटेड, यानी कि जो डिस्क नहीं होती है इस तरीके से, उस तरीके का फुट यहाँ पर देखने को मिलेगा बैट यानी कि चमगादड़ का। और कहां पर है यहाँ पर ये नोगखिलेम, ठीक है, जो बेसिकली नोगखिलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहां पर है, मेघालय के अंदर। तो क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे नहीं पूछेंगे डिस्क फुट बैट क्या है ये, ठीक है, एक तो ये पूछ सकते हैं कहां पर पाया जाएगा, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, तो ये मेघालय के अंदर है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं ये हो गया मेघालय, ठीक है, तो मेघालय के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग याद रखिएगा, मेघालय के अंदर यहाँ पर ये देखने को मिल रही है। और मेघालय अरुणाचल प्रदेश को टच करता है और एक साइड में आप लोगों को बांग्लादेश देखने को मिलेगा। तो एक तो इसके बारे में पूछ लेंगे, दूसरे ये बोल देंगे कि आप लोगों को बोलेंगे कि नोगखिलेम जो बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहां पर है, डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ये कहां पर है, ये है मेघालय के अंदर। तो फर्स्ट बैम्बो ड्वेलिंग जो बैट है ये देखने को मिला है यहाँ पर अभी, जिसको यहाँ पर एडिस्कोर्पस, ठीक है, तो यहाँ पर डेंटिकलस, तो ये यहाँ पर इसका साइंटिफिक नेम आप लोगों को देखने को मिलेगा। डिस्क फुटेड है यहाँ पर ये। तो बेसिकली अपीयरेंस इसका देखने को मिल रहा है, जिसका आप लोगों को जो बेसिक थंब होता है वो डिस्क की आकार का आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके बेसिकली ऑरेंज कलर का आप लोगों को देखने को मिलेगा, ब्राइट ऑरेंज कलर, ये यहाँ पर जो भी फिलहाल पाया गया है। तो बैम्बो के जो स्टेम होते हैं उन पे चिपका मिलता है। नॉर्मली ये लोकेटेड होता है चाइना, वियतनाम और थाईलैंड और म्यांमार वाले रीजन में। अभी यहाँ पर ये इंडिया में देखने को मिला है पहली बार। तो कोई भी चीज ऐसी पहली बार होती है तो वो न्यूज में रहते हैं, तो इसलिए हल्का सा आइडिया रखिएगा इसके बारे में आप लोग। कुछ और इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर आयुसेन की जो लिस्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसमें लिस्ट कंसर्न की कैटेगरी में है।
ठीक है। तो मेघालय में आप लोगों को लगभग यहाँ पर अभी फिलहाल 66 जो प्रजाति थी काउंट की गई थी, जो इंडिया के किसी भी स्टेट में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, और पूरी कंट्री में लगभग 130 जो चमगादड़ की प्रजाति देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये जो है इससे अब यहाँ पर 66 प्रजाति मेघालय के अंदर हो गई है। ठीक है, तो जो नोगखलेम यहाँ पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी फेमस, जो काफी फेमस अट्रैक्शन है मेघालय के अंदर में। और इसी के साथ में यहाँ पर ये जो सेंचुरी है ये ईस्टर्न जो हिमालयन ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसके कनेक्ट आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, एक हल्का सा आइडिया आप लोग को रहेगा तो अच्छा रहेगा, हल्का सा आइडिया इसके बारे में आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर ये भी एक छोटी सी न्यूज है, डिफेंस के बारे में है। चाइना ने जो बोला था कि वो यहां पर अपना रिटर्न कर जाएंगे इस पर्टिकुलर रीजन में, तो 11th राउंड की बात हो चुकी है और चाइना ने रिफ्यूज कर दिया, पीछे हटने से मना कर दिया। ठीक है, पेट्रोलिंग की बात की जा रही थी, यहां पर .15 PP .15 हॉट स्प्रिंग वाला एरिया देखने को मिलेगा। PP 117 ये बेसिकली जो बेसिकली गोगरा जो पोस्ट है वहां पर आप लोगों को कंडीशन नजर आएगी। तो चाइना की प्लाटून है अभी वहां पर, तो गालवान वैली और इसी के साथ में जो यहाँ पर दीपसांग जो प्लेन है, यहाँ पर बात इनके द्वारा की जाती है कि पीछे लेकर चलेंगे। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ये हॉट स्प्रिंग वाला एरिया हो गया, ये गालवान वैली हो गया, ये फिर पर्टिकुलर जो एरिया के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो लाइन ऑफ जो आप लोगों को जो एक्चुअल कंट्रोल तो चाइना और इंडिया के बीच में और लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर ये झड़प चल रही थी। तो अभी इस पर्टिकुलर रीजन को बेसिकली अभी चाइना जो है वो यहाँ पर डीमिलिटराइज जोन नहीं बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो दीप सक्यांग प्लेन है यहाँ पर ये LAC के पास में देखने को मिलेगा। तो कई सारे ट्रूप थे यहाँ पर अब तक इस टेरिटरी में, तो चाइना इंडिया के साथ मिलकर बोला था कि चीजों को एक तरीके से डिमार्केट नहीं किया गया आज तक इनके द्वारा जो लाइन है, जिसके चलते कंडीशन देखने को मिलती है। चाइना बोलता है मेरा रीजन यहाँ तक है आगे बढ़कर, इंडिया बोलता है नहीं यहाँ तक है, तो दोनों के बीच में झड़प रहती है। LAC वाले रीजन में यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिलेगी। इंडियन आर्मी भी यहाँ पर आज के डेट में है, पेट्रोल करती रहती है, तो इसके चलते जो पेट्रोलिंग है इस पर्टिकुलर रीजन में, तो यहाँ पर चाइना के द्वारा बोला गया था पीछे हटना, पर नहीं हटा जा रहा है। चाइना जो स्टडी ग्रुप है यहाँ पर ये, उसके द्वारा डिसाइड किया गया है बेसिकली यहाँ पर ये सारी हरकतें। तो चाइना स्टडी ग्रुप एक एपेक्स जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है चाइना के अंदर में, चाइना की पॉलिसी को डिसाइड करती है, 1976 में बनाया गया था। और यहाँ पर इंदिरा गांधी जो थी प्राइम मिनिस्टर, अगर बात की जाए तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चाइना स्टडी ग्रुप तो डिसाइड किया गया चाइना स्टडी ग्रुप के द्वारा। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये पेट्रोलिंग पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चाइना स्टडी ग्रुप जो है ये बेसिकली चाइना के बारे में स्टडी करते हैं हमारी कंट्री में। ठीक है, तो उसके चलते आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए PP15 PP 117 के बारे में, आप लोग देखते हैं यहाँ पर 65 पेट्रोलिंग पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं LAC या लद्दाख के पास में। दोनों कंट्री कई बार झड़प में रहते हैं इन रीजन पे। ये जो हॉट स्प्रिंग पे देखने को मिलेगा PP 115 और PP 117 ये जॉर्ज पोस्ट पे देखने को मिलेगा। ठीक है, गोगरा पोस्ट। ठीक है, तो हॉट स्प्रिंग जो है यहाँ पर ये एक रिवर है यहाँ पर चेंग चिंगमो, ये रिवर है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में यहाँ पर गालवान वैली वाले एरिया में आप लोगों को ये गोगरा पोस्ट देखने को मिलेगा। काराकोरम रेंज के अंदर ये सारा लोकेटेड है बेसिकली, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। तो ये पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात की जा रही है, तो एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थी ये इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। एक छोटी सी और न्यूज है इन्वायरमेंट के बारे में, यहाँ पर ये बात की जा रही है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट के बारे में। तो स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया है। तो ये याद रखना। ठीक है, ये जो बेसिकली इस पे यहाँ पर याद रखिएगा क्वेश्चन बन जाएगा स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट किसके द्वारा, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर जो लीडर है, यहाँ पर समिट जो है ऑनलाइन होस्ट की जाती है USA के द्वारा। ठीक है, तो ये बेसिकली USA के द्वारा होस्ट की गई। ये अभी रिसेंटली जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं ना लीडर समिट जो रही क्लाइमेट के बारे में, USA के द्वारा होस्ट की गई, जो बाइडेन के द्वारा। तो कोविड-19 के चलते यहाँ पर कैसे सिचुएशन को सुधारना है वो भी देखा जा रहा है यहाँ पर। तो पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, तो यहाँ पर अभी जो ये रीजन है, ये बोला है कि लालीना की वजह से 3 वार्मेस्ट ईयर अभी आप लोगों को देखने को मिला 2020। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुके हैं जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था उसके साथ में कंपेयर करते हैं। तो 2016, 19 और 20 सबसे गर्म ईयर रहा। 2011 से लेके 2020 तक का सबसे डेकेड यानी कि 10 साल सबसे गर्म रहे। इसी के साथ में ग्रीन हाउस गैस काफी ज्यादा इंक्रीज हुई अभी रिसेंटली 19 और 20 में। हायर जो देखने को मिलेगा 2021 में, ये और भी ज्यादा बढ़ रहा है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रीन हाउस गैस की 2019 से 20 में काफी ज्यादा थी, जिसके चलते हाईएस्ट हीट देखने को मिली ओशन के ऊपर। उसी के चलते यहाँ पर रिकॉर्ड फर्दर ये आगे चीजें बढ़ी 2020 में। सी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है इसकी वजह से, क्योंकि जैसे ग्रीनलैंड हो गया या फिर अंटार्कटिका वाला रीजन हो गया, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बर्फ पिघल रही है। जैसे आप लोग देखते हैं यहाँ पर आइसलैंड हो गया, ये ग्रीनलैंड हो गया, काफी बड़ा बड़ा बर्फ यहाँ पर पिघल रहा है। पिघल के ओशन के अंदर आता है तो ओशन का लेवल बढ़ता है, तो उसकी वजह से दिक्कत देखने को मिल रही है। आर्टिक जो सी है वो भी यहाँ पर पिघल रहे हैं, जो बेसिकली साइबेरियन रीजन है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिक रीजन में, ये काफी ज्यादा बर्फ पिघल कर आ रही है।
3 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ा। और इवन जो यहाँ पर रसिया के अंदर जो बेसिकली पर्टिकुलर रीजन है वार्खोयांस्क, ठीक है, तो इसमें 38 डिग्री सेंटीग्रेड जहां पर माइनस में पहुंच जाता है सर्दियों में। तो इतना टेम्परेचर आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो इसकी वजह से 1994 में बोला जा रहा है अभी यहाँ पर, अभी हमारी कंट्री में अगर कंपेयर करें 9% यहाँ पर आज के डेट में फ्लड और जो लैंडस्लाइड बढ़ चुके हैं, ठीक है। साइक्लोन एम्फन जो था 14 बिलियन का नुकसान करके गया, ये बेसिकली जो मई के महीने में देखने को मिला 2020 में। तो इतना ज्यादा नुकसान अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये कंडीशन है आज के डेट में, क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो क्या क्या डिस्कस किया, रिव्यू कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट डे हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके बाद में आप लोगों की शॉर्ट न्यूज हम लोगों ने डिस्कस की जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया रख सकते हैं इनके बारे में, ठीक है। ये करेंसी के बारे में जरूर देखना। इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में काफी अच्छे से समझा, तो डिटेल में जाना, ठीक है। रेस्पॉन्स प्रोग्राम क्या है इसरो का, वो हम लोगों ने समझा, जो कि एक इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। स्टेट के बारे में, बैट के बारे में बात करें, और यहाँ पर एक जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके बारे में जाना, क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट डिफेंस के बारे में बात की, इंडिया और चाइना जिस तरीके से आमने सामने झड़प पर खड़े हुए, तो ये सारी चीज समझी। नेक्स्ट इन्वायरमेंट के बारे में हम लोगों ने रिपोर्ट के बारे में जाना, जो कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, इंपॉर्टेंट थी। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। तो जिस तरीके टकटकी लगाकर लेक्चर सुना, तो थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। अपनी पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, और वो जो बोला ना फंडामेंटल राइट की पीडीएफ वही प्रोवाइड करा दूंगा। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।